नमस्कार, डीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे हम देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम, 111वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों से किया संवाद। संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए जनता का जताया आभार। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भारी जन सहभागिता पर जताई खुशी। पीएम ने मन की बात में वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़े हूल दिवस का किया जिक्र। विदेशी शासकों के अत्याचार के पुरजोर विरोध को किया याद। केरल की आदिवासी महिलाओं के कारथुम्बी छातों और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज की अराकू कॉफी को सराहा। पीएम मोदी ने हैशटैग चीयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगी मुहिम। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। देश के लिए नायडू के योगदान को सराहा। हैदराबाद में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पीएम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर दौरे पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से करेंगे मुलाकात। खेल की खबरों में टीम इंडिया 17 साल बाद फिर बनी T20 चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और टीम इंडिया की शानदार जीत पर जश्न में डूबा देश। जमकर हुई आतिशबाजी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। पीएम ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से की बात और जीत की दी बधाई। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 111वीं कड़ी में देशवासियों से संवाद किया। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से फिर जुड़ने पर खुशी जताई। फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोगों की भारी भागीदारी पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए देशवासियों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में
या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर में योग दिवस पर हासिल की गई कई शानदार उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से नियमित रूप से योग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजरा पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संबोधित किया। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम कोलांसकला में किसान भाइयों बहनों, कृषि सखियों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर स्थित भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी को सुनी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और वहीं केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दिल्ली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सुना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम धामी ने पीएम मोदी के पेड़ लगाने के आह्वान पर हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने के लिए अभियान चलाने की बात भी कही।
और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। जिन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया उनमें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी जिसका शीर्षक है महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा। ये 3 पुस्तकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नायडू को बतौर राज्यसभा सभापति कार्यकाल को भी याद किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के समय उनकी भूमिका की सराहना की। आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था, और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टियों और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेंकैया जी उन साथियों में रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी। अभी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े, और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नाडियाद की 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। भारतीय सेना को नया प्रमुख मिल चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय सेना की कमान संभाली। इससे पहले वो 24 फरवरी से उप सेना प्रमुख थे। उन्होंने जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष हैं। वो ऐसे वक्त में यह पदभार संभाल रहे हैं जब भारतीय सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। एक नजर डालते हैं उनसे जुड़े कुछ तथ्यों पर। 1 जुलाई 1964 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी अध्ययन किया है। उनको 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपनी लगभग 40 साल की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान कई कमांड, स्टाफ,
इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में भी काम किया। उनके कमांडर के तौर पर नियुक्तियों में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स बटालियन, 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड, असम राइफल्स पूर्व के महानिरीक्षक और 9 कोर शामिल हैं। उन्होंने 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मुख्यालय उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा उन्हें AWC कार्लिसले USA में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित भी किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री हैं। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM और 3 GOC इन C प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किए गए हैं। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बांग्लादेश में 1 ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से ढाका के चांसरी परिसर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि 1 ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित है, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। वहीं बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने को लेकर AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बात मौसम की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक स्टेटस चेक कर लेने की सलाह भी दी है। उधर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। 7 जिलों के 411 गांवों में 1.3 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ से 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डिब्रूगढ़ में लोगों को काफी असुविधा हो रही है। अगली खबर, मुंबई में न्याय प्रणाली से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था, इसीलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय देना था, इसीलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह ली गई और कई समितियां बनाई गईं और उन सभी समितियों ने सिफारिशें दी थीं। जेल में जाते जाते कई बार 1 दिन लग जाता है, कई 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ये ठीक है या नहीं बताओ मेरे को भाई, यही विषय है आप, लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सूचनाओं का आदान प्रदान, इनको आपस में जोड़ने का, इंटर ऑपरेबल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। और बात नए कानूनों की हो रही है तो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी कानूनी प्रावधान के जरिए नागरिकों के हित प्रभावित ना हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना इन कानूनों का मकसद है। इसीलिए ब्रिटिश काल की दंड संहिता से बदलकर इसे न्याय संहिता किया गया है।
कुछ ऐसा ही संतुलित दृष्टिकोण देशद्रोह कानून में भी देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून से अब मुक्ति मिल गई है और नया कानून देशद्रोह की बात करता है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत कवच देते हुए देशद्रोह पर नकेल। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। नई संहिता के जरिए जिन औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन कानूनों से मुक्ति पाई गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक कानूनों को लाया गया है, उनमें प्रमुख है राजद्रोह कानून का हटना। हालांकि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को स्थान दिया गया है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य और मकसद बिल्कुल अलग और स्पष्ट है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सरकार के खिलाफ बोलना, प्रदर्शन करना या भावनाएं व्यक्त करना अपराध की श्रेणी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और सरकार की आलोचना करने के देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 देशद्रोह कानून को फिर से परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 124A सरकार के खिलाफ कृत्यों को संबोधित करती थी और इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें दोषी को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी ऐसे कृत्यों के लिए सजा जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाले दिखते हों। नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर सजा का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात, बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। नए कानून में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। जाहिर है यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बड़ी खबर खेल के मैदान से। भारत एक बार फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। विराट कोहली को शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की चौकस का टैग हटाने की कोशिश भी नाकाम रही। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहला मौका है जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे ये ट्रॉफी जीत ली है। आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी। तो भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। भारत की जीत के बाद शहर दर शहर में जीत का जश्न मनाया गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अलग अलग शहरों से देश भर के कोने कोने में ये जश्न मनाया गया भारतीय टीम के जीत के बाद। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारत ने शानदार जीत दर्ज की, तो उसको लेकर जो फैंस हैं उनमें गजब का उत्साह देखा गया और इस तरह से उन्होंने अपनी खुशी मनाई। अलग अलग शहरों में, लखनऊ हो, दिल्ली का कनॉट प्लेस हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, बेंगलुरु हो, हर जगह पर जीत का ऐसा ही नज़ारा, जश्न का ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। और भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था।
कोहली ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन T20 गेम को आगे ले जाए। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा हालांकि भारत के टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की और पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की प्रशंसा की। पीएम ने फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की प्रशंसा की। पीएम ने हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी प्रशंसा की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के योगदान की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। तो प्रधानमंत्री ने फोन पर टीम के खिलाड़ियों से ये बात करके उनका उत्साहवर्धन किया, उनको जीत की बधाई दी और कई खिलाड़ियों के नाम लेकर भी उनकी प्रशंसा की, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारतीय टीम से बात की और उन्हें T20 विश्व कप में उनकी अनुकरणीय सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कौशल और जज्बा दिखाया है। प्रत्येक खिलाड़ी की प्रतिबद्धता बहुत प्रेरक रही है। और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर एक्स पर लिखा, प्रिय रोहित, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आपकी आक्रामक मानसिकता, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और प्रधानमंत्री ने विराट कोहली की सराहना करते हुए लिखा, प्रिय विराट कोहली, आपसे बात करके खुशी हुई। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को शानदार तरीके से संभाला है। आप खेल के सभी प्रारूपों में चमके हैं। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरित करना जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ की प्रशंसा करते हुए लिखा, राहुल द्रविड़ की अविश्वसनीय कोचिंग यात्रा ने भारतीय क्रिकेट की सफलता को नया आकार प्रदान किया है। उनकी अटूट लगन, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और प्रतिभा को निखारने की कला ने टीम को नई ताकत दी है। भारत उनके योगदान और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनका आभारी है। हमें उन्हें विश्व कप उठाते हुए देखकर खुशी हुई। उन्हें बधाई देकर बहुत खुशी हुई। तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से पूरी टीम का, अलग अलग खिलाड़ियों का और राहुल द्रविड़ का भी उत्साहवर्धन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा चुके हैं। इनमें सफल परिणामों से इस विषय की गंभीरता को समझने में मदद मिली है। अब उनके नेतृत्व में इस मिशन को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए वर्ष 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन बहुआयामी जागरूकता प्रयासों तथा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के माध्यम से आदिवासी नागरिकों को स्वस्थ, पीड़ा मुक्त और लंबा जीवन देने में कारगर साबित होगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन को समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का निर्णय लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों तथा अभियान शिविरों में 0 से 40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग मिशन मोड पर की जाएगी, ताकि वर्ष 2025 से 26 तक 17 प्रभावित राज्यों के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जा सके। प्रत्येक स्क्रीन किए गए व्यक्ति को उनका स्टेटस बताने तथा जेनेटिक काउंसलिंग हेतु कलर कोडेड कार्ड भी दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान करने पर उनके भावी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना का तुरंत पता चल जाएगा। यदि इस कार्ड का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनीय मदद मिलेगी। अभियान के अपेक्षित परिणाम पाने के लिए सिकल सेल रोग प्रबंधन में 3 प्रकार की समावेशी रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोगियों और उनके परिवारजनों को आश्वस्त करने और जन चेतना के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाएगी। आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे हम देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला मन की बात कार्यक्रम 111वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों से किया संवाद। संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराने के लिए जनता का जताया आभार। एक पेड़ मां के नाम अभियान में भारी जन सहभागिता पर जताई खुशी। पीएम ने मन की बात में वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़े हूल दिवस का किया जिक्र। विदेशी शासकों के अत्याचार के पुरजोर विरोध को किया याद। केरल की आदिवासी महिलाओं के कारथुम्बी छातों और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समाज की अराकू कॉफी को सराहा। पीएम मोदी ने #चीयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगी मुहिम। हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी करेंगे बेहतरीन प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का किया विमोचन। देश के लिए नायडू के योगदान को सराहा। हैदराबाद में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पीएम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कतर दौरे पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से करेंगे मुलाकात। खेल की खबरों में टीम इंडिया 17 साल बाद फिर बनी T20 चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर किया कब्जा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और टीम इंडिया की शानदार जीत पर जश्न में डूबा देश। जमकर हुई आतिशबाजी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। पीएम ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से की बात और जीत की दी बधाई। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 111वीं कड़ी में देशवासियों से संवाद किया।
लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएम ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से फिर जुड़ने पर खुशी जताई। फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था, तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोगों की भारी भागीदारी पर खुशी जताई। पीएम ने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए देशवासियों से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर में योग दिवस पर हासिल की गई कई शानदार उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से नियमित रूप से योग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
इस मौके संबोधित किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम कोलांसकला में किसान भाइयों बहनों, कृषि सखियों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर स्थित भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में मन की बात कार्यक्रम की 111वीं कड़ी को सुनी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और वहीं केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दिल्ली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सुना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम धामी ने पीएम मोदी के पेड़ लगाने के आह्वान पर हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने के लिए अभियान चलाने की बात भी कही। और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। जिन 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया उनमें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी जिसका शीर्षक है महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा। ये 3 पुस्तकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नायडू को बतौर राज्यसभा सभापति कार्यकाल को भी याद किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के समय उनकी भूमिका की सराहना की। आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेंकैया जी उन साथियों में रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी। अभी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की
प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला करके जो इमरजेंसी लगाई थी उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। आगे की खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नाडियाद की 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। भारतीय सेना को नया प्रमुख मिल चुका है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय सेना की कमान संभाली। इससे पहले वो 24 फरवरी से उप सेना प्रमुख थे। उन्होंने जनरल मनोज पांडे के 26 महीने का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी जगह ली है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेनाध्यक्ष हैं। वो ऐसे वक्त में यह पदभार संभाल रहे हैं जब भारतीय सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ साथ स्वदेशीकरण के जरिए बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। एक नजर डालते हैं उनसे जुड़े कुछ तथ्यों पर। 1 जुलाई 1964 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने DSSC वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी अध्ययन किया है। उनको 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। उन्होंने अपनी लगभग 40 साल की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान कई कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में भी काम किया। उनके कमांडर के तौर पर नियुक्तियों में 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स बटालियन, 26 सेक्टर असम राइफल्स ब्रिगेड, असम राइफल्स पूर्व के महानिरीक्षक और 9 कोर शामिल हैं। उन्होंने 2022 से 2024 तक महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मुख्यालय उत्तरी कमान सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अलावा उन्हें USAWC कार्लिसले USA में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से सम्मानित भी किया गया। उनके पास रक्षा और प्रबंधन में MPhil और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर डिग्री हैं। जनरल द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, अति विशिष्ट सेवा पदक ABSM और 3 GOC इन C प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किए गए हैं। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बांग्लादेश में 1 ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से ढाका के चांसरी परिसर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि 1 ट्री फॉर मदर अभियान की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित है, जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। वहीं बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री सबीर हुसैन चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने को लेकर AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बात मौसम की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक स्टेटस चेक कर लेने की सलाह भी दी है। उधर पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। 7 जिलों के 411 गांवों में 1.3 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ से 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। डिब्रूगढ़ में लोगों को काफी असुविधा हो रही है। अगली खबर, मुंबई में न्याय प्रणाली से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था, इसीलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्याय देना था, इसीलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह ली गई और कई समितियां बनाई गईं और उन सभी समितियों ने सिफारिशें दी थीं। जेल में जाते जाते कई बार 1 दिन लग जाता है, कि 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ये ठीक है या नहीं, बताओ मेरे को भाई, यही विषय है। आप लेकिन फिर भी आलोचना। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सूचनाओं का आदान प्रदान, इनको आपस में जोड़ने का, इंटर ऑपरेबल बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है। और बात नए कानूनों की हो रही है तो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि किसी भी कानूनी प्रावधान के जरिए नागरिकों के हित प्रभावित ना हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना इन कानूनों का मकसद है। इसीलिए ब्रिटिश काल की दंड संहिता से बदलकर इसे न्याय संहिता किया गया है। कुछ ऐसा ही संतुलित दृष्टिकोण देशद्रोह कानून में भी देखा जा सकता है। अंग्रेजों के जमाने के राजद्रोह कानून से अब मुक्ति मिल गई है और नया कानून देशद्रोह की बात करता है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत कवच देते हुए देशद्रोह पर नकेल। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। नई संहिता के जरिए जिन औपनिवेशिक ब्रिटिश कालीन कानूनों से मुक्ति पाई गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में व्यावहारिक कानूनों को लाया गया है, उनमें प्रमुख है राजद्रोह कानून का हटना। हालांकि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को स्थान दिया गया है, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य और मकसद बिल्कुल अलग और स्पष्ट है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सरकार के खिलाफ बोलना, प्रदर्शन करना या भावनाएं व्यक्त करना अपराध की श्रेणी में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और सरकार की आलोचना करने के देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 देशद्रोह कानून को फिर से परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 124A सरकार के खिलाफ कृत्यों को संबोधित करती थी और इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें दोषी को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी ऐसे कृत्यों के लिए सजा जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाले दिखते हों। नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर सजा का प्रावधान नहीं है। कानून में इरादे की आवश्यकता को जोड़ा गया है, जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है।
नए कानून में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। जाहिर है यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बड़ी खबर खेल के मैदान से। भारत एक बार फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। विराट कोहली को शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की चौकस का टैग हटाने की कोशिश भी नाकाम रही। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहला मौका है जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे ये ट्रॉफी जीत ली है। आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी। तो भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। भारत की जीत के बाद शहर दर शहर में जीत का जश्न मनाया गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अलग अलग शहरों से देश भर के कोने कोने में ये जश्न मनाया गया भारतीय टीम के जीत के बाद। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारत ने शानदार जीत दर्ज की, तो उसको लेकर जो फैंस हैं उनमें गजब का उत्साह देखा गया और इस तरह से उन्होंने अपनी खुशी मनाई। अलग अलग शहरों में, लखनऊ हो, दिल्ली का कनॉट प्लेस हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, गुवाहाटी हो, बेंगलुरु हो, हर जगह पर जीत का ऐसा ही नज़ारा, जश्न का ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। और भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कोहली ने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। कोहली ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन T20 गेम को आगे ले जाए। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा हालांकि भारत के टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की और पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की प्रशंसा की। पीएम ने फाइनल में विराट कोहली की पारी और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की प्रशंसा की। पीएम ने हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर और सूर्य कुमार यादव के कैच की भी प्रशंसा की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के योगदान की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। तो प्रधानमंत्री ने फोन पर टीम के खिलाड़ियों से ये बात करके उनका उत्साहवर्धन किया, उनको जीत की बधाई दी और कई खिलाड़ियों के नाम लेकर भी उनकी प्रशंसा की, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारतीय टीम से बात की और उन्हें T20 विश्व कप में उनकी अनुकरणीय सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कौशल और जज्बा दिखाया है। प्रत्येक खिलाड़ी की प्रतिबद्धता बहुत प्रेरक रही है। और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर X पर लिखा, प्रिय रोहित, आप उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। आपकी आक्रामक मानसिकता, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और प्रधानमंत्री ने विराट कोहली की सराहना करते हुए लिखा, प्रिय विराट कोहली, आपसे बात करके खुशी हुई। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को शानदार तरीके से संभाला है। आप खेल के सभी प्रारूपों में चमके हैं। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरित करना जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ की प्रशंसा करते हुए लिखा, राहुल द्रविड़ की अविश्वसनीय कोचिंग यात्रा ने भारतीय क्रिकेट की सफलता को नया आकार प्रदान किया है। उनकी अटूट लगन, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और प्रतिभा को निखारने की कला ने टीम को नई ताकत दी है। भारत उनके योगदान और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनका आभारी है। हमें उन्हें विश्व कप उठाते हुए देखकर खुशी हुई। उन्हें बधाई देकर बहुत खुशी हुई।
तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से पूरी टीम का, अलग अलग खिलाड़ियों का और राहुल द्रविड़ का भी उत्साहवर्धन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।